नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव न्यूज़ टॉप 10 पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमित शाह बोले महिलाओं बच्चों की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। केजरीवाल बोले अगर दिल्ली सरकार कोरोना की लड़ाई अकेले लड़ने का फैसला करती तो हार जाती। अमेरिका के हांगकांग को दिए विशेष दर्जा वापस लेने पर चीन सख्त, दी जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी। सरकार ने तय की ऑनलाइन पढ़ाई करने की समय सीमा, जानेंगे विस्तार से। गहलोत ने कहा विधायकों की खरीद फरोख्त की डील में जुटे हुए थे सचिन। कोरोना मरीज भारत में एक दिन में 32,607 नए मरीज पाए गए, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा भारत ने। चलते हैं दोस्तों विस्तार से। अमित शाह बोले महिलाओं बच्चों की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। साइबर अपराध ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए कुछ महीने पहले सरकार द्वारा एक पोर्टल शुरू किए जाने के मद्देनजर गृह मंत्री की यह टिप्पणी आई है। मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। उन्होंने ट्वीट किया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए cybercrime.gov.in पर विशेष प्रावधान भी है। आप इस तरह की कोई घटना दर्ज कराने के लिए पोर्टल पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने की पहल। साइबर अपराध की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की खातिर यह पोर्टल केंद्र सरकार की एक पहल है। इस पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायतों का निस्तारण शिकायत में उपलब्ध सूचना के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां और पुलिस करती है। एक अधिकारी ने बताया कि शीर्ष कार्रवाई के लिए यह जरूरी है कि सही और सटीक ब्यौरा मुहैया कराया जाए। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगर दिल्ली सरकार कोरोना की लड़ाई अकेले लड़ने का फैसला करती तो हार जाती। दिल्ली सरकार का यह मानना है कि अगर दिल्ली सरकार कोरोना की लड़ाई अकेले लड़ने का फैसला करती तो हार जाती। कोरोना की इस लड़ाई में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं समेत उन सभी लोगों का शुक्रिया किया है जिन्होंने कोरोना से लड़ाई में दिल्ली की मदद की है। केजरीवाल ने कहा हम केंद्र सरकार समेत सबके पास गए, जिसमें एनजीओ और धार्मिक संस्थाएं भी शामिल हैं। मैं बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे पता लगता है कि आने वाले समय में कोरोना रोगियों की संख्या में कितना इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार के इसी फॉर्मूले के अनुसार हमने जून के पहले हफ्ते में अनुमान लगाया था कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख कोरोना रोगी भी हो सकते हैं। अनुमान था कि इनमें से 1,34,000 एक्टिव कोरोना रोगी होंगे। हमें 34,000 बेड की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा जून के मुकाबले आज हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से हमने जंग जीत ली है। अभी और काम किया जाना बाकी है। कोरोना फिर से बढ़ सकता है, हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हमें मास्क पहने रखना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अमेरिका के हांगकांग को दिए गए विशेष दर्जा वापस लेने पर चीन सख्त, दी जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को दिया विशेष दर्जा वापस ले लिया है। ट्रंप ने इस आशय का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब हांगकांग के साथ अमेरिका वैसा ही व्यापारिक रिश्ता रखेगा जैसा वह चीन के साथ रखता है। इसके अलावा अमेरिका ने हांगकांग में तैनात चीन के उन अधिकारियों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगा दिया है जो लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी का दमन कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका के इस कदम को अपने आंतरिक मामलों में दखल मानते हुए ऐलान किया है कि वो भी जल्द इस अमेरिकन निर्णय के बदले जवाबी कार्रवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि चीन ने जब से हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लागू किया है तब से लगातार हांगकांग को मिले विशेष आर्थिक पहचान पर कोई न कोई आघात हो रहा है। अमेरिका से पहले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इस संबंध में चीन को झटके दे चुके हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ हांगकांग के लोगों को लंबी अवधि का वीजा देने और वहां नौकरी पर व्यापार करने की छूट देने की बात कह चुके हैं। अब अमेरिका ने भी हांगकांग को मिले खास आर्थिक दर्जे को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में 14 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में यह ऐलान किया कि उन्होंने हांगकांग के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा ना तो हांगकांग को विशेष दर्जा प्राप्त होगा, ना उसके साथ कोई आर्थिक रियायत बरती जाएगी और ना संवेदनशील टेक्नोलॉजी का निर्यात किया जाएगा। इसके पहले अमेरिकी कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मंजूरी पिछले महीने ही दे दी थी। इधर चीन ने भी यह धमकी दी है कि वो अमेरिका के इस कदम का माकूल जवाब देगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों के खिलाफ है। चीन की सरकार इसकी कड़ी आलोचना करती है। जल्द ही चीन इस मामले में अपने रुख के बारे में खुलासा करेगा। संभव है कि चीन भी कुछ और अमेरिकी राजनयिकों और अधिकारियों को अपने यहाँ प्रतिबंधित करे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सचिन की बगावत पर राहुल ने कहा जिसे जाना है वो जाएगा, घबराना नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के दौरान कहा कि जिसे पार्टी से जाना है वो जाएगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए किसी नेता का नाम नहीं लिया।
हालांकि राहुल गांधी की टिप्पणी को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की राष्ट्र प्रभारी रुचि गुप्ता ने इससे इनकार किया है कि राहुल गांधी ने बैठक में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि संगठन से जुड़े कई सूत्रों ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी की पुष्टि की है। राहुल गांधी के साथ एनएसयूआई की बैठक के बारे में कुछ खबरें सामने आई है। मैं कहना चाहता हूं कि ये खबरें निराधार है। ये एनएसयूआई की आंतरिक बैठक थी और हमने सिर्फ छात्रा और युवाओं के बारे में चर्चा की। दूसरी तरफ एनएसयूआई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जाएगा ही, आप लोगों को घबराना नहीं है। जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो आप जैसे लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सरकार ने तय की ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा। लॉकडाउन के चलते मोबाइल और लैपटॉप पर हो रही ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से परेशान अभिभावकों की चिंता का सरकार ने निदान कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रगति गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए रोज 30 मिनट और 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्रों की समय सीमा तय की गई है। स्कूलों को इन निर्देशों के आधार पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करानी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को प्रगति गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक नर्सरी और केजी के बच्चों को रोज अधिकतम 30 मिनट ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। पहली से 8वीं तक के बच्चों के 30 से 45 मिनट के दिन में 2 सत्र होंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए अधिकतम 4 सत्र होंगे। सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय से लेकर अभी राज्यों को अपने राज्य शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में इसी गाइडलाइन को लागू करना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना संकट देखते हुए देश भर के स्कूल कॉलेजों को 16 मार्च से बंद कर दिया था। हालांकि अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। आप नजर डालते हैं अगली खबर पर। 17-18 जुलाई को राजनाथ जाएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगते सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार एवं शनिवार को लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के अनुसार 17 जुलाई को रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद भी जाएंगे। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी रक्षा मंत्री की अगवानी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री सीमावर्ती अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे और जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। लद्दाख में 14वीं कोर के मुख्यालय में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन एवं भारत के सेनाओं के बीच टकराव टालने के लिए बनी सहमति की जानकारी देंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त की डील में जुटे हुए थे सचिन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन पायलट खुद राजस्थान सरकार गिराने की डील कर रहे थे। कांग्रेस विधायकों को पैसे के लालच दिए जा रहे हैं और इनके पास सबूत है। गहलोत ने कहा कि पहले हमें अपने विधायकों को 10 दिन तक होटल में रखना पड़ा। अगर उस वक्त हम नहीं रखते तो आज वो मानेसर वाला खेल हुआ होता। वो उस समय होने वाला था। रात के 2 बजे लोगों को भेजा जा रहा था। खुद षड्यंत्र में शामिल नेता सफाई दे रहे थे। गहलोत ने कहा कि राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की। पार्टी में कोई व्यक्ति आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने वाले दिल्ली में बैठे हैं। इस देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है? इनको कांग्रेस से और गांधी परिवार से व्यक्तिगत नाराजगी है। अपने दिल में रखे वो। जिस देश में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश की जा रही है, मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है। क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि आवाज उठाए? गहलोत का दावा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। देश में लाखों करोड़ों रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज डीलिंग की जा रही थी जयपुर में। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। डीएसी बैठक में सशस्त्र बलों को हथियार खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड मंजूर। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर जाएंगे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। सेना प्रमुख भी होंगे साथ। रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर बुधवार को सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया, जिससे कि उभरती आपात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकताओं की श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, डीएसी ने 300 करोड़ रुपए तक की तात्कालीन पूंजीगत खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान कर दिए हैं, जिससे कि वे अपनी आपात आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और कहा कि इस निर्णय के बाद खरीद से जुड़ी समय सीमा
कम हो जाएगी। इससे खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना तथा 1 साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी। मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मजबूती की आवश्यकता के मद्देनजर डीएसी की बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच सेना के तीनों अंगों ने पिछले कुछ सप्ताहों में कई तरह के सैन्य उपकरणों, अस्त्र शस्त्र और सैन्य प्रणालियों की खरीद शुरू कर दी है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भारत में 2 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू। देश में बनी कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल इसी हफ्ते शुरू हुआ है। अब जायडस कैडिला हेल्थकेयर ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल के पहले फेज में कंपनी 1000 पार्टिसिपेंट को डोज देगी। वैक्सीन का इंसानों पर कैसा असर हो रहा है और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ट्रायल में इसका पता लगाया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फिलहाल इन्हीं 2 कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी है। डीएनए पर आधारित जायडस कैडिला की यह वैक्सीन अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में डेवलप की गई है। कंपनी प्री क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। इंसानों पर ट्रायल के लिए वैक्सीन के बैच तैयार किए जा चुके हैं। जायडस कैडिला ने बुधवार को एक बयान में कहा कि प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन सबसे सुरक्षित मानी जाती है। कंपनी ने कहा, हमने क्लिनिकल ट्रायल इम्यूनिटी टेस्ट में अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि वह वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने में लगा हुआ है। भारत में जिन 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स को आगे के ट्रायल के लिए अप्रूव किया गया है वे कड़ी टेस्टिंग से गुजरी है। ये वैक्सीन पहले चूहों और खरगोश पर टेस्ट की गई, उसका डेटा डीजीआई को सबमिट किया गया। डेटा एनालाइज के बाद ही दोनों वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए हरी झंडी दी गई। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। सेफ्टी और स्क्रीनिंग नाम वाले इस ट्रायल में करीब 1500 वॉलंटियर शामिल किए गए। देश के 14 सेंटर पर वॉलंटियर को पहले फेज में वैक्सीन की कम डोज दी जाएगी, दूसरा डोज 14 दिन बाद दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस हुआ 9,70,000 के पार। बीते दिन की बात करें तो 32,607 नए केस पाए गए, 614 लोग मारे गए हैं। अगर राज्य दर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र 7,975, तमिलनाडु 4,496, दिल्ली 1,647, कर्नाटका 3,176, गुजरात 925, उत्तर प्रदेश 1,656, तेलंगाना 1,597, आंध्र प्रदेश 2,432, वेस्ट बंगाल 1,589, राजस्थान 866, हरियाणा 678, बिहार 1,320, आसाम 1,088, मध्य प्रदेश 638, उड़ीसा 618, जम्मू एंड कश्मीर 493, केरला 623, पंजाब 288, झारखंड 337, छत्तीसगढ़ 177, उत्तराखंड 99, गोवा 198, त्रिपुरा 98, मणिपुर 28, पांडुचेरी 65, हिमाचल प्रदेश 32, लद्दाख 14, नागालैंड 6, चंडीगढ़ 19, दादर नगर हवेली 17, अरुणाचल प्रदेश 29, मेघालय 19, सिक्किम 11, अंडमान निकोबार में 5 मरीज पाए गए। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।